So our today's topic is India after independence. We have done Indian National Movement chapter. तो कैसे इंडिया की पार्टीशन हुई थी, 2 पार्ट्स में बट गई हमारी कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ऐसा क्या क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे फ्रेमर्स के सामने. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट देम. तो फर्स्ट इज अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. तो अभी अभी इंडिपेंडेंट इंडिया, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तो इट हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द कम्युनल राइट्स. ये जो पार्टीशन हुई थी दैट वाज विद कम्युनल राइट्स. रिलीजन के नाम पे दंगे फसाद हुए थे. हिंदूज वर वर्स्ट सफरर इन हिंदू एंड सिख इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स इन इंडिया. तो देयर वर कम्युनल राइट्स. मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड मैनी बिकेम रिफ्यूजीज. बहुत से लोग रिफ्यूजीज हो गए थे. एंड ब्रिटिश लेफ्ट नियर अबाउट 500 princely states in India, asked them whether to join India or to Pakistan or to remain independent. तो ये सब कुछ. अब इंडिया की पॉपुलेशन जो थी 1947 दैट वाज 300 नियर अबाउट 345 millions. 345 millions. And it was also divided. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडियंस बटे हुए थे on the basis of caste. आपको पहले ही पता है कि in previous chapter you have read के हमारे यहाँ पे discrimination on the basis of caste था. Untouchables were treated badly by high caste Hindus. तो ये सब कुछ अभी भी था. In newly independent India still people were divided. चाहे इंडिया का पार्टीशन हो चुका था, आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टिल पीपल इन इंडिया वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. अभी भी कास्ट पे बटे, कास्ट के नाम पे बटे हुए थे. हाई कास्ट पीपल स्टिल ट्रीटेड बैडली with low caste people such as with untouchables. People were divided on the basis of religions. इंडिया में हर तरह के, हर रिलीजन के लोग थे. फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स भी थे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज. People of all religions, in those days people of all religion lived in India and they spoke different languages. So it means different, they wore different kinds of dresses, ate different kinds of foods. तो ये सब तरह से हम कहेंगे कि Indians were divided. After independence still people were divided. Population was 345 million and these people were still divided on the basis of caste, religion, language, food habits, dresses, regions. तो ये सारी problems थी. At independence, the vast majority of Indians lived in villages. So majority of the population in those days lived in villages. Means their main occupation was agriculture. Peasants थे जो कि विलेज एरियाज में रहते थे. मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिव्ड इन विलेजेस इन दोस डेज. पीजेंट्स, फार्मर्स. अब ये डिपेंड करते थे मॉनसून पे. अगर मॉनसून बारिश होती तो इनकी क्रॉप्स अच्छी होती. बाई चांस कई बार प्रॉब्लम आ जाती, इफ द क्रॉप्स फेल्ड, कई बार क्रॉप्स फेल भी हो जाती थी. तो इनके साथ देखो और किस किस को लॉस होता था. बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर सर्विसेज. और भी जो लोग थे, अदर सर्विस ग्रुप वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज. अब एक मिनट, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन थे? फार्मर्स एंड पीजेंट्स. एंड अगर तो उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती तो हाउ कुड दे पे द पीपल ऑफ द अदर्स, जैसे जो दूसरी जॉब्स कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कॉबलर्स भी थे, है ना, वहाँ पे वर्कर्स भी थे, कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे. तो इनकी हम कहेंगे वेजेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता था अगर क्रॉप्स फेल होती थी तो. दे वर नॉट पेड. उनको सैलरीज नहीं मिलती थी. अगर क्रॉप्स फेल होती तो हर एक को प्रॉब्लम आती, नॉट ओनली टू पीजेंट्स एंड वर्कर्स बट कॉबलर्स. हम कहेंगे कि ये जो वर्कर्स थे दे वर नॉट पेड, दे वर नॉट गिवन देयर वेजेस. तो इस वजह से इन लोगों को भी प्रॉब्लम आई. अब हमारी कंट्री के, हमारे फ्रेमर्स के लिए एक नई और प्रॉब्लम थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे हैड टू सेट रिफ्यूजीज. उनको रिफ्यूजीज को सेट करना था. फिर उनको डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट बेस पे जो बटे हुए थे, दे हैड टू सेटल ऑल. उनको सबको एक कंट्री में सेटल करना था बिकॉज स्टिल पीपल वर डिवाइडेड आफ्टर
इंडिपेंडेंस। तो हमारे फ्रेमर्स के सामने देखो कितने चैलेंजेस थे, एक तो प्रिंसली स्टेट्स का, एक रिफ्यूजीज का, फिर हम कहेंगे स्टिल देयर वर डिवीजन इन इंडिया, स्टिल पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, स्टिल लोग बटे हुए थे। तो हमारे फ्रेमर्स के सामने एक और प्रॉब्लम आई कि हाउ टू गिव ऑक्यूपेशंस टू द पीपल, कैसे इन्हें पॉवर्टी में से बाहर निकाला जाए, कैसे इन लोगों को नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके लिए क्रिएट की जाए। क्योंकि मैंने अभी बोला है डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून, अगर मॉनसून खराब हो जाती, मॉनसून सीजन में प्रॉब्लम आती, तो इन लोगों की क्रॉप्स फेल होती, अगर इनकी क्रॉप्स फेल होती तो अदर सेक्टर्स जो थे, अदर जो लोग दूसरे सर्विस सेक्टर में वर्क करते थे, दे वर आल्सो गेट इम्पैक्टेड, उनके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ते। तो अवर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के सामने एक और प्रॉब्लम थी टू सेटल दीज पीपल, टू गिव न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज टू दीज पीपल, टू लिफ्ट देम आउट ऑफ पॉवर्टी, इनको पॉवर्टी में से बाहर भी निकालना था। तो दीज वर द चैलेंजेस विच अवर न्यूली इंडिपेंडेंट country had to face, our framers had to solve these problems. अब unity and development had go hand in hand. अगर वो यूनिटी की तरफ, अगर वो डेवलपमेंट करते तो यूनिटी नहीं थी तब भी प्रॉब्लम आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें लोगों को इकट्ठा करना था। अगर कुछ भी वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते तो उसका हम कहेंगे कि हर एक को फ्रूट नहीं मिलना था। कैसे? यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। तो हम कहेंगे इंडिया में जो देयर वाज डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द people, different sections of society, India में still there were divisions, still people were divided, and divided लोग जो थे the fruits of economic development सब तक नहीं पहुंच पाना था, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कर लेती, लोग तो बटे हुए थे। तो वो the fruit of economic development reached to the divided people, among the divided people, ऐसे नहीं पहुंच पाना था। मीन्स हमारे फ्रेमर्स को लोगों में यूनिटी भी लानी थी और डेवलपमेंट की तरफ भी उन्हें लेके जाना था। अगर वो इन्हें इकट्ठा ना करते, इट कुड क्रिएट फ्रेश डिवीजन, फिर डिवीजन हो जानी थी। फॉर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर में डिफरेंसेस थे, है ना, कंट्री साइड और सिटीज के लोगों में डिफरेंसेस थे, रीजन्स के लोगों में डिफरेंट रीजन्स, इनमें आपस में डिफरेंसेस थे। तो वो कहते अगर ये सब कुछ यूनिटी ना लाते ना हमारी फ्रेमर्स, तो डेवलपमेंट ही नहीं होनी थी। रूट ऑफ डेवलपमेंट कुड नॉट रीच टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, नहीं पहुंच पाना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू यूनाइट द पीपल, देन दे हैड टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट, तभी वो डेवलपमेंट के लिए वर्क करते ना। अगर लोग इकट्ठे होते, लोग तो इकट्ठे ही नहीं थे, तो अगर लोग इकट्ठे नहीं थे तो डेवलपमेंट भी नहीं होनी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जहाँ पे डाइवर्स ग्रुप के लोग थे, जहाँ पे स्टिल पीपल वर डिवाइडेड, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, सब कुछ था हमारी कंट्री में, रिफ्यूजीज थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, पॉवर्टी थी, हर प्रॉब्लम इंडिया में थी। तो ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वाज वेरी टफ जॉब। It was very difficult for our framers to set up a constitution for such a country where people of diverse group lived. अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन तो 1946 में ही बनना शुरू हो गया था, then there was no division। तब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर मुस्लिम्स भी थे जो कि बाद में डिवीजन के टाइम पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1946। 1946 आपने याद करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Assembly that framed the constitution for the country, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इन इंडिया अगर आपको पूछा जाए तो कौन से ईयर में बनी, तो 1946। 1946 में बनी। तो आफ्टर द पार्टीशन सम मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली दे वेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले गए थे। तो बाद में इस असेंबली में और मेंबर्स जैसे नए मेंबर्स आए, तो इस असेंबली ने अपना काम जो मीटिंग्स की, और मोस्टली इसकी मीटिंग्स दिल्ली में होती थी, दिल्ली में मोस्टली मीटिंग्स होती थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और साथ में हम कहेंगे बहुत सारी डिस्कशंस हुई, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। मैंने कल भी आपको टाइम बताया था, 2 years 11 months 18 days लगे थे, लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, बहुत कुछ चेंजेस आए, लोगों की सजेशंस ऐड की गई, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ, एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी आने वाला है रिपब्लिक डे। तो ऑन 26 जनवरी 1950 अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे जो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसने इंडियन नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उस दिन। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को ये पावर में आया। अब फीचर्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके फीचर्स क्या थे? सबसे पहले तो हमारे फेमस ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट, यूनिवर्सल adult, you have read the features in the first chapter of constitution, आप पढ़ चुके हो ये फिर दोबारा एक बार, इसमें अपने फीचर्स नहीं पढ़ने, बस थोड़ा सा इन्होंने बताया ही हुआ है कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो रहा था ना न्यू, तो उसमें फीचर्स ऐड किए गए, और फर्स्ट फीचर उन्होंने जो ऐड किया दैट वाज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये है क्या? राइट टू वोट। फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब इंडिया 1950 को ये पावर में आया, 26 जनवरी 1950 को ये पावर में आया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का मेन फीचर था उस टाइम पीपल हु आर एट द एज ऑफ 21, उस टाइम अभी तो 18 है ना एज, 18, उस टाइम पीपल हु आर द एज ऑफ 21 वर गिवन राइट टू वोट। तो अब जो वो वोटिंग एज है ना वो 18 हो चुकी है। ठीक है, people who were the age of 21 were given right to vote। तो इंडिया में तो ऐसे दे दिया गया, वेयर एज इन अदर कंट्रीज ये जो राइट टू वोट है ना, राइट कवर्ड वेरियस स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस कवर किए हैं, लोगों को इक्वल ये राइट टू वोट नहीं मिला। हमारी तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ने सबको राइट टू वोट इक्वल दिया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, मेन एंड वुमेन को भी राइट टू वोट दिया इक्वल। यूनिवर्सल का मतलब है कि इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सबको राइट टू वोट दे दिया। पहले एज जो थी वो 21 थी, अब 18 है। बट अगर हम बात करें यूके एंड यूएसए में, आप फ्रांस पढ़ के आए हो तो इन फ्रांस आल्सो, तो वहां पे सॉरी नहीं, आपने नहीं अभी फ्रांस पढ़ा, नाइन्थ यू विल रीड फ्रांस। यूके एंड यूएसए में, फ्रांस में क्या होता था कि प्रॉपर्टी ओनर्स को राइट टू वोट दिया जाता था, बस नॉन प्रॉपर्टी ओनर्स वर नॉट गिवन राइट टू वोट। और साथ में हम अगर कहें तो वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, वुमेन को राइट टू वोट नहीं देते थे, तो सिर्फ रिच को एंड सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स जो होते थे उन्हें राइट टू वोट मिलता था। नॉन प्रॉपर्टी ओनर्स अगर कोई भी होते थे, दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट, चाहे मेल थे, वुमेन को तो देते ही नहीं थे, मेल को भी नहीं देते थे अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, टैक्स पेयर्स नहीं होते थे, नो राइट टू वोट वर गिवन टू देम। तो ऐसा था पहले यूके, यूएसए, फ्रांस, हर जगह ऐसे ही था, राइट टू वोट वाज नॉट गिवन इक्वली, इट कवर्ड लॉट ऑफ स्टेजेस। बाद में इन्होंने क्या किया, मेन को राइट टू वोट दे दिया, फिर भी इन्होंने वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया। फिर वुमेन ने स्ट्रगल की, जगह जगह वुमेन ने अपनी मूवमेंट्स लॉन्च की, तो जाके वुमेन को काफी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इन कंट्रीज ने राइट टू वोट दिया। वेयर एज इन इंडिया, हमारे फ्रेमर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जैसे ही कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली उन्होंने वुमेन को भी राइट टू वोट दिया। हमारे यहाँ पे वुमेन को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी टू गेट राइट टू वोट। इज इट क्लियर? यूके, यूएसए, फ्रांस, वहां पे वुमेन ने स्ट्रगल करके राइट टू वोट लिया, वहां पे वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला था। फ्रांस में तो 200 साल स्ट्रगल किया वुमेन ने राइट टू वोट के लिए, मेल को तो राइट टू वोट दे दिया बट वुमेन को नहीं दिया था। तो वेयर इज इन इंडिया, इंडिया तो इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया तो फ्रेमर्स ने राइट टू वोट सबको दिया। उन्होंने फर्स्ट फीचर यही रखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट टू ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, वहां पे क्या होता था, रिच, ओनली रिच जो होते थे उन्हें राइट टू वोट मिलता था। मेल में भी डिस्क्रिमिनेशन था, मींस जिन मेल के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, यूके, यूएसए, फ्रांस, वहां पे राइट टू वोट नहीं मिलता था। पहले तो उन्होंने मेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया, बाद में उन्होंने सब मेल को राइट टू वोट दे दिया, फिर उन्होंने वुमेन को ही नहीं दिया, वुमेन ने स्ट्रगल की तो जाके राइट टू वोट दिया। वेराज इन इंडिया, तो इंडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट हम कहेंगे कि इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, इंडिया ने सबको राइट टू वोट दिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ पे वुमेन एंड रिच पुअर में कोई गैप नहीं रखा, हमारी मेंबर्स ने सबको राइट टू वोट दिया। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है इक्वालिटी। इक्वालिटी इज द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम थी उन दिनों, दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम, हाउ टू ब्रिंग इक्वालिटी। पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। हमारी कंट्री में तो लोग बटे हुए थे, तो ये तो मेजर प्रॉब्लम बन गई हमारे फेमस के सामने
कि लोगों में इक्वालिटी कैसे लाई जाए। तो ये उनके लिए सब वो लाना चाहते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो यहाँ पे मेन क्या था, नॉट ओनली मुस्लिम, हिंदू तो थे ही हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ हिंदूज, फिर मुस्लिम्स भी थे, सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान में चले गए थे, अभी भी मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स भी थे, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम्स, यहाँ पे सिख भी थे, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे, पारसीज भी थे, हर तरह के लोग थे। और अब ऐसे लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करना, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, क्योंकि ये लोग माइनॉरिटीज में थे, इन मेजोरिटी हिंदू थे, Hindus were in majority, whereas people of other religions, they were in minority, and it was not easy to give equal opportunities to all. कि majority minority में differences थे, तो हमारे framers ने सबसे पहले तो majority minority का ही जो बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन थे ना, उसको खत्म किया। उन्होंने इक्वालिटी दी, उन्होंने कहा कि कोई मेजोरिटी में होके भी माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करेगा, इक्वल राइट्स दिए, मे बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, चाहे वो लोग हम कहेंगे पॉपुलेशन वाइज कम थे, माइनॉरिटी में थे, जो माइनॉरिटी मीन्स पॉपुलेशन में कम होना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी भी हम कहें तो सिख एंड मुस्लिम्स दे आर इन माइनॉरिटी, हिंदूज आर इन मेजोरिटी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी कंट्री में, हिंदू एंड सिख सब मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारी कंट्री में मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करती, इक्वल राइट्स आर गिवन टू ऑल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वालिटी लेके आए, और ये बहुत टफ वर्क था हमारे फ्रेमर्स के लिए, क्योंकि डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, और यहाँ पे गैप थे, रिलीजन के नाम पे झगड़े थे। अभी अभी तो लोगों में इंडिया की पार्टीशन हुई थी, वो भी रिलीजन बेस्ड हुई थी, तो फ्रेमर्स को एक और डर लग रहा था कि अगर हमने ये सेटल नहीं किया तो कल को फिर फ्रेश डिविजन्स हो जाएंगी कंट्री की। तो दैट्स वाई उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, उन्होंने मेजोरिटी माइनॉरिटी को इक्वल राइट्स दिए, ठीक है। अब थर्ड फीचर उनके लिए था कि एक तो आप कहोगे कि स्पेशल प्रिविलेजेस, उन्होंने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए फॉर द पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज ग्रुप के लोगों को। थर्ड फीचर था टू गिव स्पेशल प्रिविलेजेस टू द पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स। लिसन अगेन, टू गिव स्पेशल प्रिविलेजेस और स्पेशल राइट्स टू द पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अब इंडिया में अनटचेबल्स थे, यू हैव रेड अनटचेबल्स, जिनको के बाद में गांधी जी ने हरिजन्स का नाम दिया था। हरिजन्स मीन्स पीपल ऑफ गॉड, हरि जन, हरि मीन्स भगवान, जन मीन्स लोग, तो गांधी जी ने इनको हरिजन का नाम दिया था, पता है ना। तो इंडिया में अनटचेबल्स भी थे, ठीक है, और इनकी कंडीशन वैसे ही बहुत पुअर थी, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से इनको डाउन रखा हुआ था। तो उन दिनों क्या था, टेम्पल में भी इन लोगों को एंट्री नहीं थी, नो राइट टू एंटर द टेम्पल, एंड यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ सिविक्स, शायद आपने पढ़ा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय बी.आर. अम्बेडकर, यू हैव रेड ऑल, तो आप ये पढ़ चुकी हो ना बच्चे। तो आपको पता है कि सबको टेम्पल में एंटर भी नहीं करने देते थे, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट जब कंट्री थी तो उसमें ये थी, अनटचेबल्स की कंडीशन पुअर थी, एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स। तो हमारे फ्रेमर्स ने सबसे पहले तो ये कहा कि अनटचेबिलिटी को ही बैन कर देते हैं। बी.आर. अम्बेडकर वाज हिमसेल्फ दलित, तो उन्होंने अनटचेबिलिटी आर्टिकल, आपको पता ही आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैंड अनटचेबिलिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन किया, और साथ में कहा कि अगर कोई इसे फॉलो करेगा पनिशमेंट विल बी गिवन, और साथ में सीट्स रिजर्व कर दी, और बाद में इन लोगों का नाम रख दिया, इनकी सीट्स रिजर्व की गवर्नमेंट बॉडीज एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और साथ में इनका नाम चेंज कर दिया, इनको SC एंड ST कहा गया। नो, इज इट क्लियर? अनटचेबल्स गांधी जी ने नाम दिया हरिजन्स, फिर इनकी कंडीशन पुअर थी, इनको कोई राइट्स नहीं थे, नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, डिस्क्रिमिनेटेड बाय हाई कास्ट हिंदूज। तो आवर फ्रेमर्स वांटेड टू protect these people, the people of disadvantaged group, वो इनकी प्रोटेक्शन चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अनटचेबिलिटी को ही बैन किया, एंड देन सीट्स वर रिजर्व फॉर दीज पीपल इन गवर्नमेंट बॉडीज एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि ये लोग भी कल को पावर में आए और इनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो H.J. खांडेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, H.J. खांडेकर। उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है ना, अपर कास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स।
HR खांडेकर ने कहा था कि जो अपर कास्ट है ना, हाई कास्ट हिंदूज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स। उन्होंने कहा यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्होंने ही डिस्क्रिमिनेट करके इनकी ऐसी कंडीशन बनाई है, इनसे एज ए सर्वेंट ट्रीट करते हैं, एज ए स्लेव्स इनके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये सब along with the former untouchable। अब सिर्फ अनटचेबल्स की ही प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी कंट्री में आदिवासीज भी थे, ST भी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी थे। यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स अबाउट आदिवासीज, याद आ गया, बिरसा मुंडा, ये सब पढ़ के आए हो। तो हमारी कंट्री में आदिवासीज भी थे, हमारी कंट्री में शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी थे। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि लो कास्ट पीपल ही थे, हम कहेंगे शेड्यूल कास्ट लोग ही नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब्स भी थे हमारी कंट्री में, आदिवासीज भी थे, एंड देयर राइट्स वर, दे वर नॉट गिवन राइट्स। इनके फॉरेस्ट एरियाज जो थे, इनसे उन्होंने गवर्नमेंट ने खाली करवा लिए थे, दे हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट एरियाज, दीज पीपल लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। इनकी कंडीशन पुअर थी, आदिवासीज जो थे, ना तो इन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती थी, they were cut off from the society, backward थे, they were treated as backward people, cut off from the society। ना तो इन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलती थी, ना ही इन्हें हम कहेंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इन्हें गवर्नमेंट नहीं देती थी। इनके साथ भी पुअर ट्रीटमेंट होता था, आदिवासीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ, या आप कहोगे शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, they were not given health care facilities, they were not given educational facilities, their condition was very poor। So our government had to settle these people also, new privileges granted them by the constitution, इनको नए नए rights देने थे। So various amendments were made in the constitution from time to time to protect these people। अब constitution जो था ना, spent constituent assembly spent many days in discussing, बहुत से दिन उन्होंने डिस्कशन में लगाए। अब किस बात पे डिस्कशन हुई, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ लोग कहते थे कि सेंटर को पावरफुल रखो, ठीक है, तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें भी पावर्स दो। तो इस वे से आपस में झगड़े हुए, कुछ ने कहा कि सेंटर को ही पावरफुल रखो और सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना दो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कर दो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके अंडर कर दो। उनको था कि अगर प्रोविंशियल को भी हम फ्री कर देंगे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर हम पावरफुल बना देंगे, तो कल को कोई भी रीजन दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर कंट्री की डिवीजन हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस को राइट्स ही नहीं दो, प्रोविंसेस को सेंटर के अंडर कर दो, सेंटर को मोर पावरफुल कर दो। तो इस बात से भी इनके आपस में क्लैशेस हुए। कुछ लीडर चाहते थे कि सेंटर शुड मेक स्ट्रॉन्ग, सम वर ऑन द व्यू दैट प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, प्रोविंसेस को ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम दो। तो इस वजह से इनके आपस में ना क्लैशेस होते चले गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स, देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, दैट वाज नॉट इजी, कितना कुछ इनको दिमाग में रखना था। नेक्स्ट, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने कहा कि ये झगड़ा तो ऐसे सेंटर को भी नहीं पावरफुल करो, इन्होंने कहा लिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब वो लिस्ट सिस्टम जो था ना, उससे सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। अभी लिस्ट सिस्टम हम कल करेंगे, टुडे आपने जितना पढ़ा, यू हैव टू रिवाइज ऑल, आपको सारा एक बार पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट थी, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट हैज हैड टू फेस, और फ्रेमर्स जो थे उन्होंने कितने हार्ड वर्क के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ठीक है। यू हैव टू रीड ऑल। और देखो आज हम उस एक ही कंट्री में, कि इंडिया अभी भी हम ऐसे करते हैं ना, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी कंट्री में आप अपने आप नोट करो कि डाइवर्स ग्रुप के लोग हम कैसे इकट्ठे रह रहे हैं और कैसे मेजोरिटी माइनॉरिटी मिलके रह रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है, मेजोरिटी हमारी कंट्री में माइनॉरिटी को कहीं पे भी डोमिनेट नहीं कर रही। इट मीन्स हमारे फेमस के लिए तो क्लैपिंग बनती है कि उन्होंने इतना अच्छा हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल रीड ऑन टुमारो, ठीक है। लिस्ट सिस्टम